So hello everyone, this is Bhushan and welcome to my channels, and in this video I am going to talk about the resolution of the vector. So this session is going to be very important, so keep this video, okay, keep watching this video. I am going to talk about the resolution of vector, okay. So अगर आप पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो को भी देखा, ये प्ले लिस्ट में है, ठीक है, वेक्टर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स के बारे में, ओके। अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ज़रा रोको तो, जो भी मार्कर अच्छे से नहीं चल रहा है, रोको तो ज़रा, इसमें थोड़ा इंक रख देते हैं। रोको ना इसको, वीडियो को। ओके, हो गया ना, रिकॉर्डिंग हो रही है अच्छे से, आवाज़ आ रही है, ओके। तो शुरू करते हैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, अभी तक 10 में आप क्या पढ़ते आए हो? आप पढ़ते आए हो कि दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में आप जानते हो कि एक एक्स कोऑर्डिनेट होती थी और एक वाई कोऑर्डिनेट होती थी, ठीक है। लेकिन अब आपको 11 में 3 कोऑर्डिनेट्स के बारे में स्टडी करनी है। क्या 3 कोऑर्डिनेट्स कौन सा हो गया? जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस हो गया, ओके, ठीक है। तो 3 कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम इसको बता देते हैं कैसे होगा। 3D फिगर है, आप कन्फ्यूज आ जाओगे। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ऐसे होता है 3D, एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, याद रखना इस तरह से है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। अब इस लाइन को हमने तो ऐसे बनाया, लेकिन ये तो ऐसे है, ठीक है, परपेंडिकुलर, तीनों आपस में एक दूसरे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, 90 एंगल होता है। लेकिन इसको बोर्ड का बताओ, इसको कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं? नहीं ना बना सकते, इसलिए इसको ऐसे ड्रॉ किया है। लेकिन आप कैसे समझोगे कि ये लाइन कैसा है? कुछ ऐसा है, ठीक है, समझ गए, अच्छी बात। तो दिस इज द व्हाट? कोऑर्डिनेट एक्सिस अलोंग द, ठीक है। अब देखो, यूनिट वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो याद रखना कि एक्स एक्सिस के अलोंग में जो यूनिट वेक्टर होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आई कैप। अच्छा, वाई एक्सिस के अलोंग में जो यूनिट वेक्टर होती है उसको जे कैप बोलते हैं, ठीक है। और क्या, जेड एक्सिस के अलोंग में जो यूनिट वेक्टर होती है उसको के कैप बोलते हैं। अच्छा, यूनिट वेक्टर का क्या काम होता है? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आई कैप बता रहा है कि कोई भी वेक्टर होगा किसके अलोंग में? एक्स के अलोंग में। जे क्या बता रहा है कोई वेक्टर होगा वाई के अलोंग में, और के क्या बता रहा है कोई वेक्टर्स होगा जेड के अलोंग में, समझ गए। तो आई कैप इज व्हाट? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग द व्हाट? एक्स एक्सिस, समझे। जे कैप क्या है बताओ? जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर along the what? y एक्सिस, ओके। और के कैप क्या है बताओ? के कैप है यूनिट वेक्टर along the z एक्सिस, ठीक है, समझ गए। और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ना, सिर्फ डायरेक्शन को यह पॉइंट कर रहा है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड्स क्या है पता? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स तो 1 होती है, तो इसका मैग्नीट्यूड्स 1 होगा। उसी तरह से जे का भी मैग्नीट्यूड्स क्या होगा? 1 होगा, और के का भी मैग्नीट्यूड्स क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, समझ गए। तो यूनिट वेक्टर का मेन काम क्या है? डायरेक्शन को बताना, ये सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, समझ गए, ठीक है। और यहाँ से कोई पॉइंट P है, ठीक है, पॉइंट P है, और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, x है, y है, ठीक है, ठीक है। मतलब x क्या बता रहा है? इस पॉइंट का पोजीशन बता रहा है कि x कोऑर्डिनेट इतना होगा, y कोऑर्डिनेट इतना होगा। तो यहाँ से एक लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ऑरिजिन से,
ऑरिजिन से एक वेक्टर को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और ये मान लेते हैं ओपी हो जाएगा, ओपी और ओपी एक वेक्टर है, इसको बोलेंगे आर वेक्टर। और आर वेक्टर क्या बता रहा है, इस पॉइंट के पोजीशंस को बताएगा, ठीक है। इस पॉइंट क्या बताएगा, पोजीशंस को बताएगा। पोजीशन मतलब लोकेशंस को। इसका लोकेशन क्या है, एक्स एंड वाई है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर विच गिव्स द पोजीशंस ऑफ ए पॉइंट इज नोन एज व्हाट, पोजीशन वेक्टर। तो आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, तो आर वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर को लिख सकते हैं एक्स, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आर वेक्टर ये एक्स है, ठीक है, और ये वाई है। तो एक्स आई कैप लिख सकते हैं, वाई जे कैप लिख सकते हैं। समझे कैसे लिख सकते हैं, नहीं समझे, ठीक है। क्योंकि ये पोजीशन को बता रहा है, तो पोजीशन इसका क्या है, एक्स है वाई है, तो एक्स आई कैप लिखेंगे, वाई जे कैप लिखेंगे। आई कैप क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, जे कैप अलॉन्ग द वाई एक्सिस, मतलब जे कैप बता रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग हुआ। तो इसको बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर। तो लिख सकते हो द वेक्टर्स, ठीक है, द वेक्टर which gives the position of a point is called what, पोजीशन वेक्टर। समझे, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ओपी क्या है, पोजीशन वेक्टर है कि नहीं है। समझे, यही होता है। ओपी बराबर क्या है, ओपी वेक्टर बराबर आर लिख सकते हैं, आर इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होती है, देखो यहाँ पर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ पे एक पार्टिकल्स पी है, ठीक है, पार्टिकल ए है, ठीक है, पार्टिकल्स ए है यहाँ पे, और आर ए बता रहा है पोजीशन वेक्टर। आर ए क्या है, पोजीशन वेक्टर होता है पार्टिकल्स से। और यहाँ पे एक पार्टिकल्स बी है, ठीक है, और ये पार्टिकल्स ये पार्टिकल ए चल के यहाँ से बी तक चली आती है। कहाँ चला है, यहाँ तक बी, पॉइंट का बी हो जाएगा। और यहाँ से हम ऑरिजिन से ड्रॉ करेंगे आर बी वेक्टर। आर बी वेक्टर क्या बताएगा, आर बी वेक्टर बताएगा पोजीशन ऑफ द पॉइंट बी, ठीक है। तो आर ए वेक्टर क्या है, ठीक है, आर ए वेक्टर क्या है, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का पोजीशन बता रहा है, कहाँ पोजीशन में है। आर बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। समझे, तो आर बी पोजीशन वेक्टर पॉइंट बी का होगा। पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से, पोजीशन को बता रहा है, आप समझना, पोजीशन को बता रहा है, मतलब इसके लोकेशन को बताएगा। आर बी वेक्टर लोकेशन का मतलब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को निकालने बताएगा, और आर ए वेक्टर भी इसके लोकेशन को बताएगा। तो मान लेते हैं एक्स का लोकेशन, एक्स कोऑर्डिनेट था, यहाँ पर x1 मान लेते हैं, इसका y1 मान लेते हैं, ठीक है। और आर बी का मान लेते हैं लोकेशन कितना हो जाता है, x2 y2 होता है, कुछ x2 y2 हो जाता है, समझ गए। और यहाँ से पॉइंट ए से चल के, कोई पॉइंट ए से चल के बी तक पहुँच जाता है। तो इसका मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट आर ही हुआ, आर हुआ कि नहीं हुआ। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आर होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। आप याद करो कि एक वेक्टर जा रहा है सीधे, फिर यहाँ से एक वेक्टर गया, ठीक है, एक वेक्टर गया, फिर यहाँ से एक वेक्टर गया, ठीक है, टेकन इन द सेम ऑर्डर। तो एक ऐसा वेक्टर जो अपोजिट ऑर्डर में ड्रॉ किया जा रहा है, वही क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। तो आर ए और आर वेक्टर का रिजल्टेंट क्या, आर ए बता रहा है कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि आर वी वेक्टर को लिख सकते हैं, रिजल्टेंट मतलब आर ए वेक्टर को दोनों का ऐड का लिखेंगे आर ए वेक्टर का सम प्लस आर वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। तो आर बी वेक्टर, तो हमको तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालनी है ना, आर वेक्टर निकालनी है। तो आर ए वेक्टर क्या हो जाएगा, तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा माय फ्रेंड आर बी वेक्टर्स माइनस आर ए वेक्टर, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, जाके घट जाएगा। अच्छा, तो आर वेक्टर जो होगी ना, आर वेक्टर्स, ठीक है, आर वेक्टर क्या होगा, आर बी माइनस आर बी, इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको आप याद रखो, याद रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो आप याद। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या मिल गया हमको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई होप कि आप समझ आ रहे हो। तो आर बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, आर बी क्या है, पोजीशन वेक्टर बी का, आर ए है पोजीशन वेक्टर ए का, और आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। समझ गए, अच्छी बात है। अच्छा, आप बताओ जरा, यहाँ पे आर ए को ऐसे लिख सकते हैं, आर ए पोजीशन किस ए पॉइंट का बता रहा है, तो ए पॉइंट का पोजीशन बता रहा है, तो ए पॉइंट का लोकेशन क्या है, एक्स है, इधर से चला एक्स चला होगा, उधर से वाई, तो एक्स चला होगा प्लस वाई चला होगा,
तो आर ए पर पहुंचने के लिए, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए इधर से एक्स चला होगा, आर ए चला होगा, तो आर ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप, पोजीशन वेक्टर बता दिया। अच्छा, आर बी को क्या लिख सकते हो आप, आर बी को लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हैं एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, लिख सकते नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आर वेक्टर की बात करोगे ना, आर वेक्टर्स, तो क्या हो जाएगी, आर बी वेक्टर को आप देखो यहाँ से, आर बी वेक्टर को आप लिख सकते हो एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप माइनस आर ए वेक्टर को यहाँ पे लिखोगे एक्स ए, ठीक है, लिखें क्या लिखोगे, एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो गया ना, देखो एक्स टू है यहाँ पे, आई कैप आई कैप एक साथ लिखेंगे, तो आई कैप के एक साथ लिखोगे तो आई कॉमन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन था, सॉरी ये एक्स वन था, ये वाई वन था, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा प्लस, अब इसमें वाई टू में से क्या जे निकाल लोगे बाहर, तो जे कॉमन आ जाएगी तो क्या बचेगी, वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है, यह आ गया, ठीक है। तो आर वेक्टर फाइनली मेरा आ गया एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप, ठीक है। तो अगर आर वेक्टर्स की अगर मैग्नीट्यूड्स की अगर बात करोगे ना, मैग्नीट्यूड्स की, तो एक वेक्टर हमको देख लो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिल रहा है, एक वेक्टर वाई एक्सिस का, दोनों वेक्टर के बीच कितना एंगल 90 डिग्री, तो दो वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री रहता है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर सब इसका स्क्वायर करोगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड्स निकालने का फॉर्मूला हो गया, समझ गए कि नहीं समझ गए, समझे ना अच्छे से, अच्छे समझ गए। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो आपको याद रखना होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो एक बात देखो इनिशियल था ये फाइनल था, तो आप क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल जाएगी, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो आप क्वेश्चंस, अगर ऐसे देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, एक पॉइंट ए है, ठीक है, एक पॉइंट ए है, ये मान लेते हैं R1 इसका पोजीशन है, एक पॉइंट बी है, इसका पोजीशन R2 है, ठीक है, और इस मान लेते हैं बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 4,5, अच्छा, और ए का दिया है 3,2, 3, क्या दिया है 2 दिया हुआ है, समझ गए, 3, क्या दिया हुआ है 2 दिया है, 3,2 नहीं, यहाँ पे 5,2 मान लो, ठीक है, 5,2 मान लो। तो इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पर बोलेगा कि एक पार्टिकल ए से चला गया बी तक, तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल्स में, तो कितना, यहाँ से ए से चला गया बी तक, ठीक है, तो यह डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कैसे आप निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल एक्स में से इसको घटाओगे, एक्स में से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5 आई कैप, ठीक है, क्योंकि आई कैप निकालेंगे। इसी तरह से क्या वाई में से घटाओगे तो 5 माइनस 2 जे कैप। तो आर वेक्टर डायरेक्ट यहाँ से आप निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगी कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल्स का, तो कितना लिखोगे, माइनस आई कैप प्लस क्या लिखोगे 3 जे कैप, कोई दिक्कत। तो आर वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड्स की बात करोगे तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड्स देखो -1 है तो -1, तो आई कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना 9 हो जाएगा, तो 9 और 1 10 कितना √10, समझ आ रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड्स, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड कितना होगा, √10 मीटर पर 10 मीटर चला होगा, समझ गए। और वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ये आएगा, और मैग्नीट्यूड्स लिखना हो तो ये लिखना होगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही है, ठीक है। देखो वेक्टर एक्चुअली क्या है ना, वेक्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, क्यों लगता है, क्योंकि एक्चुअली इसमें डायरेक्शंस का खेल हो जाता है, ज़्यादा जल्दी समझ नहीं आता है, लेकिन जिसको वेक्टर्स अगर अच्छे से समझ आने लगे ना, उसको फिजिक्स वाकई आने लगेगा, ओके। सो यहाँ पर देखते हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हमको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखना था, मिटा दे इसको, जल्दी मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हमको देखना क्या है ना कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से देखनी है, ये क्या होता है भाई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर फिजिक्स में तो आपको हर जगह मिलने वाली है, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलता है, क्या बोलता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलता है वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स कैन बी स्प्लिटेड, स्प्लिटेड का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ए वेक्टर कैन बी स्प्लिटेड इनटू 2 or more vectors,
वेक्टर्स को क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, 2 और 2 से ज़्यादा टोड़ा वेक्टर को क्या तोड़ा जा सकता है, और इट्स कंपोनेंट, ठीक है, कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, तो क्या बोलते हैं, कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स such that on adding this component of vectors we get the original vectors, यही बोलता है, we get original vectors। समझ गए क्या बोला, देखो क्या बोला, इसका स्टेटमेंट हो गया, मतलब बोल रहा है ना कि ये कोई भी वेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मार्कर है, ठीक है, एक मार्कर है दिखाई दे रहा है, अब इस मार्कर को क्या करो ना, आप 2 पार्ट्स में इसको तोड़ दो, ठीक है, 2 पार्ट्स में तोड़ दो, और फिर इस मार्कर को आप जोड़ोगे, दोनों पार्ट्स में तोड़ने के बाद क्या होगा, जोड़ोगे, तो क्या होगा, फाइनल एक मार्कर हमको मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। तो सिंपल से वही बोल रहा है कि अगर वेक्टर्स को हम लोग उसके पार्ट्स में, कंपोनेंट में तोड़ सकते, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, और फिर उस वेक्टर के कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो हमको वही वेक्टर्स मिलने वाली है, ठीक है, अच्छी बात है, समझ गए। चलिए इसको हम मिटाते हैं, अगर आप लिख लिए हैं तो, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, अभी इसको आगे ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है, मिटा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखना ध्यान से, तो यहाँ पे लिखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वेक्टर्स को ना हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में देखते हैं, मतलब यहाँ पे, ठीक है, एक वेक्टर्स है, ठीक है, एक वेक्टर्स आर वेक्टर्स है, और आर वेक्टर को हमको तोड़ना है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। रेक्टेंगल का मतलब इसके दो ऐसा वेक्टर मिलेगा जो ये आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, मतलब इसको मानो आप एक्स एक्सिस, इसको मानो वाई एक्सिस, तो इस वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यही बोलता है किसी वेक्टर को तोड़ सकते हैं कैसे, इस वेक्टर को 2 कंपोनेंट में हम लोग तोड़ सकते हैं, एक इसका कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग में आएगा, एक वाई के लॉन्ग में आएगा, कैसे तोड़ेंगे देखना यहाँ से ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है आर वेक्टर्स, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है तो ध्यान देना, यहाँ से एक ट्रायंगल बना लो आप, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, इस वेक्टर का, आर वेक्टर का मान लेते हैं आर एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स के लॉन्ग में मान लेते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और ये क्या मान लेते हैं, आर वाई कंपोनेंट होगा आर वेक्टर का, मतलब इस वेक्टर को मान लो हम तोड़ दिए कैसे, आर एक्स में और आर वाई में, 2 कंपोनेंट में तोड़ दिए। और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि कोई भी वेक्टर को तोड़ोगे तो फिर उसका कंपोनेंट को जोड़ोगे तो वही वेक्टर मिलेगा कि नहीं, आई कैप प्लस आर वाई क्या लिखेंगे, जे कैप। क्यों लिख रहे हैं, समझ पा रहे हो, आई कैप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस वेक्टर का एक कंपोनेंट जा रहा है एक्स के लॉन्ग में, ठीक है। वाई कैप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक वेक्टर का तोड़ दिए हमने क्या, वाई के अलॉन्ग में एक कंपोनेंट को तोड़ दिया, समझ गए। तो आर वेक्टर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हो गया, आर वेक्टर अलॉन्ग द वाई एक्सिस हो गया। अच्छा, इतना तो समझ पा रहे हो, ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, अच्छे से फिगर बनाना, गड़बड़ हो गई क्या, हाँ ठीक है। तो आर एक्स हो गया और आर वाई निकालना है, ठीक है। आर एक्स को कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर लिखोगे कॉस थीटा, इस ट्रायंगल में आ जाओ थोड़ा सा, ये ओ है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी में में आओगे तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे, क्या लिखते हो बताओ, बी बाई एच। तो इसके लिए बी कितना हो जाएगा, आर एक्स। इस वेक्टर को मान लो तोड़ दिया ना, आर एक्स और आर वाई में हमने तोड़ दिया है, तो आर एक्स बाई क्या लिखोगे, इसका हाइपोटेनस आर है, तो यहाँ पर माय फ्रेंड आर एक्स वेक्टर कितना आएगा, आर एक्स वेक्टर आएगा आर कॉस थीटा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आर कॉस थीटा। मतलब यहाँ पर इस वेक्टर का हम कंपोनेंट निकाल लिए, एक्स कंपोनेंट, मतलब एक्स के अलॉन्ग में जो कंपोनेंट होगा, इसका जो पार्ट आएगा उसी को बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, आर कॉस थीटा आ गया। अगर वाई कंपोनेंट की बात करें तो हम साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, आर वाई हो जाएगा। क्यों, देखो देखो आर वेक्टर का वाई कंपोनेंट जो होगा जो यही होगा, तो ये आर वाई बाई क्या लिखेंगे, आर वेक्टर लिखेंगे, ई बाई हाइपोटेनस। तो आर वाई मेरा यहाँ से निकल के आ गया कितना, आर साइन थीटा। बोलो आया कि नहीं, यहाँ निकल के आर वाई कितना निकल गया, आर साइन थीटा निकल के आ गया। तो आर एक्स निकल के आ गया आर कॉस थीटा, आर वाई निकल के आ गया आर साइन थीटा। मतलब इस वेक्टर को हमने तोड़ दिया, खत्म, इसका काम खत्म। इसको तोड़ के हमने एक पार्ट इधर ले लिया, इसका एक पार्ट इधर ले लिया, तो क्या कहता है रिलेशन में बैठे कि फिर दोनों पार्ट को जोड़ोगे तो फिर हमको एक वेक्टर मिलना चाहिए। सच बात है, मिलना ही तो चाहिए भाई।
तो आर वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, नहीं लिख सकते हैं। तो आर वेक्टर को आप आर एक्स लिखोगे तो आर एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना लिखोगे, आर कॉस थीटा आई कैप, और आर वाई का वैल्यू क्या लिखोगे, आर साइन थीटा जे कैप। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ रही है। तो आर वेक्टर कितना आ गया, मतलब आर वेक्टर आ गया आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आ गया, आया कि नहीं आया। और फिर ये वेक्टर फॉर्म में आया, इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है, तो फिर जब इसको अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आर ही आएगा, आपको करके आप देख लेना, ठीक है। कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड, लिखो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, आर स्क्वायर कॉमन निकालोगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगी, आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया, समझ गए। नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पर करके बता देते हैं। आर वेक्टर बराबर इसका अगर निकालोगे मैग्नीट्यूड से, कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे बताओ आप, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको करोगे तो कितना लिखोगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो रूट अंडर इन दोनों में से आर स्क्वायर आप कॉमन निकालोगे तो क्या बचने वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और रूट अंडर आर से क्या निकल के आ गया, आर। तो देखो आर फाइनली आर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आर का मैग्नीट्यूड फिर आर हमको मिल गया। तो ये बोल रहा है कि दो वेक्टर को जोड़ोगे तो फिर हमको यही मिलने वाला है। समझ गए, समझे कि नहीं समझे। कितना मिनट का वीडियो होगा, 21, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इतना समझ गए। तो ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर बोलेगा कि रिजल्टेंट ये आर वेक्टर कितना एंगल पर बनाया है, तो यहाँ पर टैन थीटा का अगर वैल्यू निकालोगे तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, दिस बाई दिस, तो दिस कितना हो जाएगा, आर वाई, और डैट हो जाएगा आर एक्स। मतलब दिस का मतलब क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया आर वाई आर एक्स, टैन थीटा का वैल्यू निकल के आ गई। समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। इसको हो गया, इसको मिटाया, तो इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। अब देखिए इस पर क्वेश्चन सब करेंगे ना तब क्लियर होगी, क्योंकि देखो फिजिक्स थ्योरी से क्लियर नहीं होती है। फिजिक्स में जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगाओगे तब तक फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेंगे, तभी आपका क्या होगा, फिजिक्स अच्छे होगा। जान है भाई, जान है न्यूमेरिकल्स फिजिक्स का, ठीक है, महबूब है, ठीक है। इसको हटा दें, मिटा देते हैं, ठीक, ओके। चलिए ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स हो गई, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चंस कैसे इस पे आएगा देखते हैं जरा क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पे मान लो, एक और चीज़ थोड़ा बता देते हैं यार, इसमें इतना पॉइंट है, हम क्या करें, एक और चीज़ बता देते हैं थोड़ा सा, एक याद रखना इसको। एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब ट्राइंगल है, इसको याद रखना है, ट्रिगोनोमेट्रिक के पर्पस से है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आएगा। क्योंकि किसी को पता नहीं ना होता है भाई कि ट्राइगोनोमेट्रिक का साइन 30 डिग्री 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो एक ट्राइंगल है, इसको याद रखना है, ई एंगल होता है, अगर मान लो 37, ठीक है, और ई 37 ई 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 53 ही होने वाला है, ठीक है, होगा नहीं होगा, और ई 90 है, ठीक है। अब जोड़ लेना, 180 होगा। अब देखो इस 37 के सामने वाला साइड होता है 3, और 53 के सामने वाला साइड होता है 4, और ये 3 है 4 है परपेंडिकुलर है, तो ये पक्का ये 5 हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट, समझ है। तो आप इस फिगर को याद रखो, बेहतर होगा, क्या याद रखो, बेहतर। यहाँ पर अगर यहाँ पर, ठीक है, 37 के सामने वाला साइड 3 है, 53 के सामने वाला साइड क्या है, 4 है, और ये हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। तो याद रखना, क्या याद रखोगे, साइन 37 की वैल्यू पूछेगी, साइन 37, तो साइन 37 इस 37 के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना है, 5 है। अच्छा, कॉस 37 की वैल्यू पूछेगी तो कितना होगा, कॉस 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो 4/5 हो जाएगी, नहीं होगी। टैन 37 की वैल्यू कितनी होगी, 3/4, ओके। अगर टैन लिखते हैं 53 का वैल्यू कितना हो गया, 4/3, समझ गए कि नहीं समझ गए। इसी तरह से ये फिगर याद रखोगे तो कोई भी निकाल सकते हो वैल्यू, ठीक है। समझ पाए चीज़ों को, आई होप कि आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब देखो इस पर क्वेश्चंस करते हैं, इसको मिटाओ जल्दी, आप लिखो फटाफट, टाइम नहीं है भाई। यहाँ पे क्या करेंगे ना, जैसे मान लेते हैं इस पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एन एरोप्लेन, ठीक है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, थोड़ा सा तेजी में लिखते हैं, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग विद द, सॉरी एन एरोप्लेन फ्लाइंग नहीं, एरोप्लेन टेक ऑफ, ठीक है, एन एरोप्लेन टेक ऑफ लिखो, टेक ऑफ उड़ता है, ठीक है, टेक ऑफ एट एंगल ऑफ
37 डिग्री विथ द हॉरिजेंटल, ठीक है, विथ द व्हाट, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल से 37 डिग्री के एंगल पे क्या कोई प्लेन उड़ रही है, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ व्हाट, विद द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ व्हाट, वेलोसिटीज, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है कि एरोप्लेन, देखो यहाँ से मान लेते हैं ये हॉरिजेंटल है, इस हॉरिजेंटल से 37 डिग्री पर, कितना, 37 डिग्री पर एरोप्लेन उड़ान भरती है, ठीक है। और एरोप्लेन का स्पीड वेलोसिटी कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ध्यान से देखना कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड। तो आप चीज़ देखो, ध्यान से देखो कि 37 डिग्री पर जब एरोप्लेन इस तरह से इसके डायरेक्शन पर उड़ेगी, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी, धीरे धीरे पहले ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो देखना इसका इधर भी बढ़ रहा है, देखो इसका इधर भी बढ़ रहा है और ऊपर भी बढ़ रहा है, ठीक है। इधर भी हॉरिजेंटली इधर भी जा रहा है, अब यहाँ पे कुछ आ गया और कुछ हाइट भी जा रहा है, मतलब इसके पास, इस वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट होगा, क्या, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट के कारण क्या, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और वर्टिकल कंपोनेंट के वेलोसिटी के कारण वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन हो रही है। समझ पाए चीज़ें। तो अगर इसके दो कंपोनेंट की बात करें, हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट का मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस, ग्राउंड के अलोंग में, उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है। और ग्राउंड के जो परपेंडिकुलर उसको वर्टिकल बोलते हैं। तो अब इसको ए वी एक्स निकालना है और वी वाई निकालना है। कैसे निकालोगे, एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्या याद रखना है कि जिसके साथ ये थीटा एंगल बनाएगा ना, उसका कंपोनेंट कॉस थीटा होगा। जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल होगा, तो उसके अलोंग में कॉस थीटा होगा, और उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो अगर इसके वी एक्स अगर निकालना है तो क्या लिखोगे, वी एक्स निकालना है वी कॉस 37 डिग्री लिखोगे, और वी वाई अगर निकालना है माय डियर फ्रेंड, तो वी वाई को क्या लिखोगे, वी साइन 37 डिग्री। समझे कि नहीं समझे। तो वर्टिकल कंपोनेंट, इस वेक्टर को तोड़ दिए, रिजोल्यूशन का मतलब तोड़ना, इस वेक्टर का काम खत्म। अब एक एक्स कंपोनेंट आ गया, एक वाई कंपोनेंट आ गया, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट कितना निकल के आ जाएगा, वी का वैल्यू कितना है, 60। अच्छा, कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है, 4/5 होता है कि नहीं होता है, 4/5 आ गया। तो यहाँ पे आ गया, तो वी एक्स, ठीक है, वी एक्स कितना निकल के आ गया, 20 आई कैप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। समझ पाया। अच्छा, अगर वाई डायरेक्शन की बात निकालने की बात होगी, तो वाई डायरेक्शन की निकालने की बात होगी तो क्या लिखोगे, वी का वैल्यू कितना है, 60। अच्छा, साइन 37 का वैल्यू लिखोगे तो कितना लिखोगे, टाइन साइन कितना होता है, 3/5 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर करोगे तो कितना, सॉरी क्या कर दिए हम, 12×5=60 ना, गलत कर दिए, सॉरी, 12×5=60, 5 था तो 12 हो गया, तब 12 चौके कितना हो गया, 48, कितना हो गया, सॉरी 48, 48 आई कैप लिखेंगे। और यहाँ पर होगा तो कितना होगा, 12, यहाँ पर हो जाएगा, होगा नहीं होगा, तो 12×5=60 होगा, 12×3 कितना होगा, 36 जे कैप हो जाएगा। तो देखो, इस वेलोसिटी को तोड़ के मेरे पास क्या, दो कंपोनेंट मिला, एक एक्स कंपोनेंट मिला, एक वाई कंपोनेंट मिला। तो हम सिंपल सी इस वेलोसिटी को अगर जोड़ते, इस वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट को जोड़ेंगे, तो हमको सीधी सी बात है कि ओरिजिनल वेक्टर भी मिलना चाहिए। ये तो सही बात है, क्योंकि इसको तोड़ रहे हैं ये दो कंपोनेंट में, तो फिर दोनों कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो ये वेक्टर मिलना चाहिए। अच्छा, देखते हैं मिल रहा है कि नहीं। देखो, v का वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना था, 60 था, इसको ऐसे ही रहना दो। वी एक्स कितना आ गया है मेरे पास, वी एक्स आ गया 48 आई कैप, और वी वाई कितना आ गया, 36 जे कैप, ठीक है। अगर ये दोनों वेक्टर है, अभी दोनों वेक्टर को आप मत कर देना कि 48 + 36 जोड़ देना, नहीं भाई, ये डायरेक्शन बोल रहा है कि इसके लॉन्ग में है और इसके लॉन्ग में, यानी दो वेक्टर है, एक वेक्टर एक्स के लॉन्ग में, एक वेक्टर वाई के लॉन्ग में, और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो अगर दोनों का अगर मैग्नीट्यूड्स की बात करेंगे, तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होती है, तो मैग्नीट्यूड्स निकालने की फार्मूला क्या होती है, अगर मैग्नीट्यूड्स अगर इसका निकालना है, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है, तो इसका स्क्वायर रूट अंडर प्लस क्या करते हो, वेक्टर है ना, वेक्टर को कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड्स, तो 48 का स्क्वायर करोगे प्लस 36 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। अगर इस सबको जोड़ लेना भाई, कितना होगा, 48 और 36 का स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना होगा, इसको कर देते हैं, थोड़ा रुकना जी, 29 मिनट, रुको थोड़ा, हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर कितना है, 48 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, अगर दोनों का स्क्वायर करके अगर जोड़ोगे आप, तो कितना आने वाला है, 3600 आने वाला, ठीक है।
मैंने मोबाइल से करके देख लिया, आप भी करके देख लेना। इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो कितना होगा 3600। तो 3600 का अगर रूट करोगे आप तो कितना निकलेगा बताओ, 6 और 10 यानी कितना 60 निकलने वाला है। ठीक है, तो 60 मीटर पर सेकंड, देखो मैग्नीट्यूड निकाले थे कितना 60 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं, और मैग्नीट्यूड कितना था 60 मीटर पर सेकंड आ गया था, है ना। तो यही इसको वेरीफाई किया। ठीक है, समझ गए। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ रही होगी। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया, समझ गया अच्छे से। चलिए इसको मिटा देते हैं, एक और करते हैं। ठीक है, वीडियो लंबी हो जा रही है, हम क्या करें। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले, जैसे यहाँ पे हम बता रहे थे कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की आर वेक्टर्स है यहाँ पे, ये थीटा एंगल निकालना है। ठीक है, थीटा एंगल हमको निकालना है, थीटा एंगल यहाँ पे दिया है। तो देखो, तो इस वेक्टर को तोड़ेंगे तो क्या होगा, आर एक्स आएगा, इसको तोड़ दिया काम खत्म, आर एक्स आएगा और एक आर वाई आएगा। ठीक है, आर वाई का मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। तो देखो बताए थे कि आर एक्स आएगा तो आर कॉस थीटा आ रहा था। तो हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिस एक्सिस से थीटा एंगल बनाएगा ना, जिस एक्सिस से थीटा एंगल बनाएगा तो उसके अलोंग में जो कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर होगा वो कितना होगा, कॉस थीटा होगा। मतलब यहाँ पर लिखोगे आर कॉस थीटा, क्या लिखोगे आर कॉस थीटा, लिखोगे नहीं लिखोगे। आर वाई की अगर वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो आर वाई का वैल्यू कितना निकल जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, अगर ये कॉस थीटा है तो इस साइन थीटा होगा, क्यों, आर वाई जिसके एक्सिस के लॉन्ग में, जिस एक्सिस के लॉन्ग में मतलब एक्स एक्सिस दोनों थीटा बना है तो इसके लॉन्ग में कंपोनेंट क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड्स और इसे मल्टीप्लाई कर दो। इसके लॉन्ग में निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड और साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इतना समझ गए। तो लिख देते हैं, टू गेट द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, along the given axis, ठीक है, मल्टीप्लाई द ठीक है कॉस ऑफ द एंगल, मल्टीप्लाई द कॉस ऑफ द एंगल मेड with that axis with the magnitudes of original vector। ठीक है, with the magnitudes of ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है, क्या बोला कि अगर किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग में अगर कंपोनेंट निकालना चाहते हो, देखो थीटा है तो ये कितना हो जाएगा माय फ्रेंड, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा। तो अगर इसके अलॉन्ग में करना है तो ये कितना एंगल बनाया है, कॉस थीटा बनाया है, तो इसके अलॉन्ग में क्या लिखोगे, आर वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर आर है, इसका मैग्नीट्यूड और कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आर एक्स के अलॉन्ग में निकल जाएगा। आर वाई के अलॉन्ग में निकलना चाहते हो तो क्या करोगे, आर वाई ये वेक्टर जो है ना, आर वाई के साथ कितना एंगल बनाया है, 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है, कॉस ऑफ द एंगल 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई करना है इसके आर वेक्टर, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड्स के, ओरिजिनल वेक्टर के। तो कॉस 90 माइनस थीटा माय फ्रेंड होता है साइन थीटा, हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हो आर साइन थीटा। ठीक है, ऐसे भी आ गया। तो आप बस याद रखना क्या है कि जिसके थीटा जिस एक्सिस के अलॉन्ग में बनेगा तो उसके अलॉन्ग में कॉस थीटा आएगा और उसके परपेंडिकुलर में क्या होगा, साइन थीटा आएगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही है। ठीक है, इसको रहने देते हैं यहाँ पे, यहीं पे। ठीक है, वीडियो आई थिंक लंबी हो गई है। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ओके, सो ओके, गुड बाय।